नंबर 14 से करते हैं आज अकाउंटेंसी की शुरुआत। निम्नलिखित प्राप्त एवं भुगतान खाता सूरत क्लब का 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस तरह से है। रिसीट्स में आप देख सकते हैं कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन, एनुअल डे रिसीप्ट्स, मुशायरा रिसीप्ट्स टू डिविडेंड ऑन शेयर्स। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको पता है कि 52,500 मिला है। एनुअल डे रिसीप्ट्स क्या होती हैं? देखिए, ये दरअसल एक क्लब है, तो क्लब जब भी कोई अपना एनुअल डे सेलिब्रेट करेगा तो ये संभव है कि उसके सदस्यों से कुछ ना कुछ धनराशि ली जाए कि एनुअल डे सेलिब्रेशन हो सके। तो वो जो धनराशियाँ प्राप्त होंगी उन्हें एनुअल डे रिसीप्ट कहा जाएगा और एक तरह की इनकम है और इन्हें सिंपली आपको शो करना पड़ेगा इनकम के तौर पे, ठीक है। मुशायरा रिसीप्ट्स ये भी एक तरह की आपकी इनकम है। आपने मुशायरा कवियों को बुला करके एक कवि सम्मेलन जैसा आपने आयोजित कराया होगा और उससे जो आपको रिसिप्ट्स मिली हैं वह भी आपकी रिसिप्ट्स हैं, यानी कि इनकम है। डिविडेंड ऑन शेयर्स का मतलब होता है कि जो आपने शेयर्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रखे हैं उन पे जो आपको आय हुई है, डिविडेंड उसे बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं, वह 2000। ठीक, तो ये कुछ रिसिप्ट्स हैं। इधर अगर आप पेमेंट साइड में हैं तो आप पाएंगे कि सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एनुअल डे एक्सपेंसेस। जो इधर आपको एनुअल डे रिसिप्ट्स मिली हैं 27,000 की, तो कुछ खर्चा भी तो होगा ना एनुअल डे पे, तो उस पर खर्चा कितना हुआ है? 2000। मुशायरा पे भी कुछ खर्चा हुआ है 11,000 रुपये। टेलीफोन चार्जेस दिए गए हैं, सैलरी एक्सपेंसेस हैं, शेयर परचेज्ड हैं। शेयर परचेज मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में 77,000 का, ठीक है। और उन्हीं शेयर्स पे आपको संभवतः इधर जो डिविडेंड ऑन शेयर्स मिला है 2000, वो उसी पर होने वाली अर्निंग है। इसके बाद में पोस्टेज एंड टेलीग्राम के 2200 पे किए हैं आपने। बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस हैं एंड देन बिल्डिंग मेंटेनेंस के बाद कैश एट बैंक दिया गया। कुछ सूचनाएं, इन पे जल्दी से ध्यान देते हैं। देखिए, ये जो सूचनाएं हैं इन सूचनाओं पे आपको ध्यान से फोकस करना होगा। 1 अप्रैल, पहली सूचना, 1 अप्रैल 2009 को क्लब के भवन का मूल्य 50,000 है और उस पर 5% की दर से आपको ह्रास लगाना है। तो बहुत सिंपल है, आपको ये 5% 50,000 का निकाल करके डिप्रिसिएशन के तौर पे एक्सपेंडिचर साइड में दिखाना है। दैट्स वेरी सिंपल। फिर बात आती है कि क्लब के 200 सदस्य हैं और 250 रुपये वार्षिक प्रति सदस्य की दर से चंदा देते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर सदस्यों की संख्या दी गई हो, प्रति सदस्य दिया जाने वाला चंदा दिया गया हो, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना सदस्य गुणे प्रति सदस्य चंदा निकल के आए उतना ही दिखाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सीधे सीधे 200 गुणे 250 करके जितना आए उतना आप लिख सकते हैं बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक, ओके। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही लिखा जाना चाहिए। ये 50,000 आ जाएगा, इतना काफ़ी होगा, ओके। लेकिन कभी कभी हम इसमें डिटेल्स देते हैं, डिटेल्स देने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आप वहाँ केवल इतना लिखते हैं तो आपको बाद में कैलकुलेशन में वर्किंग नोट दिखाने होते हैं, तो वो कैसे दिखाएंगे मैं आपको भी बता दूंगा। फिलहाल हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें उन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल 2009 को कोई चंदा अग्रिम प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। 1 अप्रैल 2009 को कोई चंदा अग्रिम प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु 1,000 रुपये बकाया है, यानी कि सब्सक्रिप्शन received in advance at the beginning, this is the beginning and received in advance is nothing, कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं है तो आपको इसे कहीं दिखाना नहीं है। लेकिन इसका आगे कहते हैं कि किंतु 1,000 रुपये बकाया है, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 1,000 है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो होता है वह बेसिकली घटाना होता है, ओके। और 31 मार्च 2010 को अगर कोई चंदा बकाया है तो इसे क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसे ऐड करना होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को क्या करेंगे? लेस करेंगे। और ये किस में लेस करेंगे? अगर हम वह धनराशि बेस के तौर पे लेते हैं जो हमें मिली है। जैसे हमें मिली कितनी है? 5,200 मिली है, और मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई करके बताया था कि 200 गुणे अगर हम करते हैं 250 तो ये कुल मिलाकर के 50,000 है। तो बाहर तो 50,000 सब्सक्रिप्शन का आ सकता है, तो इसमें ये 2,500 का कैसे इसको एडजस्ट करेंगे?
तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा था कि ये 2500 इस तरह से एडजस्ट होंगे कि इसमें जो आपका 1000 रुपये जो पिछले साल के बकाया हैं इन्हें लेस करेंगे, और 1500 जो इस साल का बकाया है इसे ऐड करेंगे। ठीक, अब अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि अगर आपने 52,500 में मान लेते हैं पिछले साल के बकाया थे 1000 थे, ये आपने मान लिया कि मिल गए तो आपने ये घटा दिया, तो ये कितना बचा? 51,500। ठीक, फिर आपने ये भी देखा कि इस साल का जो बकाया बचेगा वो कितना है? 1500। तो ये 1500 आप और जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 53,000। लेकिन बाहर तो आप दिखा पाएंगे कितना? बाहर तो आप केवल और केवल 50,000 ही दिखाने की स्थिति में है। तो ये जो 3,000 हैं ये क्या है? ये 3,000 जो होंगे ये दरअसल रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड होंगे, समझे? इसे भी घटाना पड़ेगा, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। मैं आपको दिखा देता हूँ रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। देखिए सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये 31 मार्च 2010 की क्लोजिंग बैलेंस शीट है, और यहाँ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 3,000 आया है। ये 3,000 कैसे आया होगा जो मैंने अभी आपको बताया है, वीडियो रिवाइंड करके थोड़ा सा बैक में जाएं और देखें कि 3,000 का कैलकुलेशन कैसे किया गया है। इसीलिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सीधे सीधे 200 सदस्यों से मल्टीप्लाई करके 50,000 लिखना बेहतर नहीं है। उसको लिखने में आप कैलकुलेशन वही करें, आप सिंपली लिखें जैसे कि मैंने आपको बताया था लिखने का तरीका। लिखने का तरीका जो होता है वो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिखें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो मिला है वो मान लेते हैं इसमें 52,500 मिला था, मान लेते हैं कि मिला ही था। फिर इसमें जो आपका है लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को आप घटा दीजिए 1,000। ये कैसे दिखाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये 51,500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 51,500। फिर आप इसमें क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड। जो आउटस्टैंडिंग एट एंड होगा वो कितना था? 1,500। तो ये कितना बनता है? 53,000। लेकिन आपको मैंने अभी बताया था कि जो आप बाहर दिखाएंगे यहाँ वो कितना दिखाएंगे? वो केवल 50,000 दिखाएंगे। और ये 50,000 कहाँ से आएगा? ये 50,000 बेसिकली आना था 200 गुणे 250 से। तो अब आपको बाहर की रकम ये पता है 50,000 आएगी, और यहाँ 53,000 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ घटा होगा, 3,000 घटे होंगे, और 3,000 जो घटे होंगे तभी तो 50,000 बाहर आएगा। अब सवाल ये कि ये जो 3,000 घटे हैं ये किस चीज़ के हैं? तो आप जानते हैं कि 2 आइटम हैं जो घटते हैं और 2 आइटम हैं जो जुड़ते हैं। जुड़ने वाले आइटम्स में क्या है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड जुड़ता है, ऐड होता है। ठीक, और रिसीव्ड इन द एडवांस एट बिगिनिंग भी ऐड होता है, लेकिन वो इसमें उन्होंने पहले ही बता रखा है कि वो 0 है। हाँ, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड जो होता है वह लेस होता है। तो इसका मतलब ये 3,000 क्या है? ये 3,000 हैं रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। तो अगर आप देखें तो ये 3,000 आपको इस तरह से पता चले कि ये रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है, और वही 3,000 मैंने आपको भी बैलेंस शीट में दिखाए थे कि ये 3,000 क्यों यहाँ दिखाए गए होंगे। वो 3,000 ये वाले जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3,000 रिसीव्ड इन एडवांस। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमने थोड़ा सा ये जान लिया कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे लिख के दिखाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहला, दूसरा और तीसरा एडजस्टमेंट कर लिया है। एडजस्टमेंट नंबर 4, वर्ष के प्रारंभ में 350 रुपये के पोस्टेज एवं स्टाम्प सचिव के पास थे और अंत में 100 रुपये थे। तो देखिए जो पोस्टेज और स्टाम्प है इसका कुछ खर्चा किया गया होगा, और जितना भी खर्चा किया गया है वो पेमेंट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा। अभी मैं दिखा दूंगा आपको। पेमेंट साइड में जितना भी पेमेंट आपने करा हुआ है उसमें जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक को आप करते हैं ऐड। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको लेस करते हैं, और जो आपका धनराशि जो एक्सपेंडिचर साइड में दिखानी वो आ जाती है।
तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले पेमेंट कितना किया है। तो अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखेंगे ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कितने हैं, 2200। ओके, नीचे आते हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के 2200 हैं। यहाँ ध्यान से देखें, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के ये आपको 2200 दिखे। इसमें ओपनिंग बैलेंस जो था उसे ऐड किया गया है 350, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे लेस किया गया है 100, और इस तरह से 2450 बाहर आ जाएगा। मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर बात है कि जितना भी पेमेंट आपने किया है, पेमेंट किया था कितना, पेमेंट आपने यहाँ किया है, अगर आप ध्यान से देखें, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के 2200, वो आपने वहाँ लिख लिए 2200। फिर जो इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इन्होंने बता रखा है क्वेश्चन में, अगर आप देखें ओपनिंग बैलेंस 350 है प्रारंभ में और अंत में 100 है, तो ओपनिंग को ऐड करा और क्लोजिंग को लेस करा और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मीन्स वो धनराशि आ जाएगी जो आपको दिखानी है। मैं फिर से दिखाता हूँ, देखिए पोस्टेज के 2200 उतारे, ऐड किया ओपनिंग बैलेंस 350, लेस किया क्लोजिंग बैलेंस और 2450, वो धनराशि आ गई जो आपको एक्सपेंडिचर साइड में बाहर दिखानी है। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 भी कर ली। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 में कहा गया वर्ष के प्रारंभ में अंशों में 7000 का विनियोग था। तो इसका मतलब है कि यह सूचना हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए दी गई है, कि इसका मतलब है कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक असेट दिखाएंगे, वो कितनी दिखाएंगे, 7000 दिखाएंगे। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि 7000 के जो ये जो विनियोग पहले से थे और हमने अभी जो विनियोग खरीदे हैं वो कितने के खरीदे हैं, जो अभी के विनियोग हमने खरीदे हैं, विनियोग मीन्स सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है, शेयर्स वगैरह सिक्योरिटी कहलाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो शेयर्स की सिक्योरिटी का मतलब है यहाँ पे जो शेयर परचेज करें अपने 77,000, 7000 वो पहले से थे। ओके, तो इसका क्या अंदर पड़ेगा कि ये 7000 पहले से थे और अभी ये कितने हैं खरीदे गए हैं, जो 77,000 यानी 77,000 खरीदे गए। तो पहली बात तो जो 7000 पहले से थे वो ओपनिंग बैलेंस शीट जो 1 अप्रैल को दिख रही है आपको, यहाँ शेयर्स के तौर पे दिखाया गया है असेट साइड में। ये कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो कैश आपको मिल जाएगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट से। बिल्डिंग कितने की थी अभी सूचना ऊपर आपको दिखेगी। स्टैम्प ओपनिंग स्टॉक जो था वो यहाँ दिखेगा, स्टॉक आता है ना असेट साइड में, तो ये ओपनिंग स्टॉक है स्टैम्प्स का। शेयर्स जो पहले से थे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उन्होंने पहले ही बताया है ऊपर कि 1000 पिछले साल का बकाया था। इधर जो बैलेंस आएगा इन तीनों का जोड़, चारों का आप देख रहे हैं जितना है, क्योंकि इधर लायबिलिटी साइड में ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाने के लिए कोई आइटम नहीं है, तो कैपिटल फंड आपका पूरा का पूरा 72,350 हो जाएगा। तो बहुत आसान है। जो मैं अभी बोल रहा था कि शेयर्स के बारे में 7000 पहले से थे और बाद में 77,000 और ख़रीदे गए, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे किया गया है। देखिए शेयर्स दिख रहे हैं, 7000 पहले से थे, नए परचेज किए गए कितने, 77,000, तो बाहर कितना आ गया, 84,000। बहुत कोई कठिन बात नहीं है, समझ में आने जैसी है। ओके गर्ल्स, हम और एक एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं और वो एडजस्टमेंट है वार्षिक दिवस के संबंध में 200 रुपये अभी भी प्राप्त करने हैं। तो ये एक्रूड इनकम है बेसिकली। आप जहाँ पे भी दिखाएंगे इसको, वहाँ पे आपको इसे एक्सपेंसेस में इनकम में ऐड करना है। अब सवाल ये है कि इसे दिखाएंगे कहाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनुअल फंक्शन जो हो रहा है उससे रिलेटेड दो आइटम्स हैं। पहला आइटम है रिसीप्ट्स का और दूसरा आइटम है एक्सपेंस का। तो एनुअल डे रिसीप्ट्स हुई हैं 27,000, एनुअल डे एक्सपेंसेस हुए हैं कितने, 2,000। ओके, तो अगर रिसीप्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम है तो आप रिसीप्ट साइड में जाइए और वहाँ लिखिए एनुअल डे रिसीप्ट्स कितनी, 27,000, लेस कर दीजिए इस साल के 2000 के एक्सपेंसेस। और अगर कोई एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो बकाया हैं या अगर कोई इनकम ऐसी है जो आउटस्टैंडिंग है, तो क्रमशः एक्सपेंसेस अगर बकाया है तो उन्हें एक्सपेंसेस में जोड़ करके वो घट जाएंगे फाइनली, और अगर इनकम बकाया है तो वह यहाँ पे सिंपली ऐड हो जाती है। तो इसमें तो इन्होंने बताया कि चंदा जो आपकी एनुअल वार्षिक दिवस के संबंध में जो प्राप्ति है वो 200 रुपये अभी भी मिलने बाकी हैं। तो इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और कैसे ऐड करेंगे, चलो आपको दिखाते हैं सीधे सीधे।
ऐड करने का तरीका ये है, देखिए यहाँ लिखा है बाई एनुअल डे रिसिप्ट कितनी जो मिली हैं 27,000, एक्सपेंसेस कितने हुए इस पे 2,000, घट के बचा कितना 25,000, और जो एक्रूड रिसीप्ट्स हैं उन्हें ऐड कर लिया गया है 200। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक्सपेंसेस कोई अदत्त होते तो यहाँ आप लिखते ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सपोज ये 200 ही होते तो 200 करके वो घट जाते एक्सपेंसेस में से, यही इस न्यू कह लीजिए टोटल में से। तो यहाँ आपको शायद बात समझ में ये आ रही होगी कि हमने एनुअल डे रिसिप्ट जो पाई हैं 27,000, उनमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो घटा दिए, और जो रिसीप्ट अभी मिलनी बाकी हैं जो कमा ली गई हैं उन्हें ऐड किया गया है। तो समझ में आने जैसा है। मुशायरा आपने पढ़ा था ऊपर, मुशायरे के 23,000 आपको मिले थे, उसमें कुछ खर्चा हुआ था तो खर्चे घटा दिए, कुछ ऐसा खर्चा था जो अभी पेमेंट करना है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग होता तो आप उसे लेस करते। तो देखिए एक्सपेंसेस 11,000 पे किए गए हैं और 3,000 एक्सपेंसेस बकाया रह गए हैं, इन्हें भी लेस कर दिया गया है। तो आपको ये भी बातें संभवतः समझ में आई होंगी। तो मुशायरे का जो एडजस्टमेंट था वह भी हमने अभी जल्दी में कर लिया। देखिए ये हमने कर लिया, और मुशायरे का इन्होंने ये बताया थिएटर का किराया बाकी था तो वो मैंने अभी बता दिया, इसे हम एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे, या यूँ कह लीजिए कि जब हम रिसीप्ट जो हुई मुशायरे से उसमें घटा रहे होंगे तो इसे घटा देंगे। एक्सपेंसेस में आप पहले ऐड कर लीजिए चाहें तो, और फिर घटा दीजिए, या आप पहले जो एक्सपेंसेस दिए गए हैं वो घटाइए और साथ में इसे भी घटा दीजिए। टेलीफोन का किराया अग्रिम चुकाया गया है, तो अग्रिम कोई भी किराया होता है तो उसे प्रीपेड मानते हैं, और प्रीपेड को क्या करते हैं बताइए कोई, प्रीपेड को करते हैं लेस, तो लेस कर देंगे। टेलीफोन का किराया देखिए कितना पे करा है आपने, टेलीफोन अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएंगे टेलीफोन चार्जेस 2,500, और उसमें जितना भी प्रीपेड हुआ है वो लेस किया जाएगा। प्रीपेड कितना है, प्रीपेड है 250, और इसको लेस करके दिखाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ देखेंगे अगर तो आपको दिखेगा टेलीफोन चार्जेस 2,500 लेस किए हैं प्रीपेड 2,500 सॉरी 250, और बाहर आएगा 2,250। तो इस तरह से अगर आप ये आइटम्स यहाँ दिखाते हैं तो आपको हो जाएगा। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो आइटम्स कौन कौन से हैं देखिए, सैलरीज आप समझ गए होंगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी समझ गए होंगे, और इसके बाद में आपको टेलीफोन चार्जेस समझ में आ गया, सनरी चार्जेस जो दिए गए हैं पे किए हैं। बिल्डिंग मेंटेनेंस सिंपली खर्चा है, यहाँ पे मेंटेनेंस यानी कि आपका ऑपरेटिव इनकम होती है, सॉरी खर्चा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज़ वाई they have shown building maintenance here 6,540, एंड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वो उन्होंने बता रखा था कि कुछ परसेंट है, उससे निकालेंगे 2,500 आ जाएगा। बिल्डिंग का परसेंटेज अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने बताया है कि जो भवन है वो 50,000 का था 1 अप्रैल को, और 5% की दर से उस पर लगना है। तो अगर आप निकालेंगे 5% 50,000 का तो जानते हैं आप 2,500 ही होगा, और इसीलिए यहाँ पर डिप्रिसिएशन 2,500। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का अभी बताया आपको कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसे ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं। इधर सब्सक्रिप्शन हम पहले ही 50,000 निकाल चुके। एनुअल डे रिसिप्ट्स की बात करें तो मैं आपको बता चुका कि कैसे इसमें एक्सपेंसेस के 2,000 ऐड करके और एक्रूड रिसिप्ट के जोड़े गए, मुशायरे के 11,000 एक्सपेंसेस क्यों घटाए गए और क्यों 3,000 और आउटस्टैंडिंग घटाए जा रहे हैं ये भी बताया जा चुका है। डिविडेंड ऑन शेयर्स 2,000 ये आपको ऊपर रिसीप्ट साइड में आपको मिलेगा, तो वो सीधे सीधे इनकम है, और इसे आपको 2,000 वहाँ दिखाने थे। ऐसा करके आपका बन जाएगा ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। सारे आइटम्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगर आप ये पूरा कर पाएंगे तो आपका ये 86,200 टोटल आएगा। ये इधर लिखेंगे और ऊपर के ये सारे आइटम जोड़ करके आप डायरेक्टली बैलेंसिंग करेंगे तो 65,960 ये एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर होगा। अभी मैं आपको बता गया कि बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस दिए गए हैं, कैश आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस से मिलेगा। बिल्डिंग के बारे में पहले ही सूचना है कि ये 50,000 है। सूचना कहाँ है ये, चलिए दिखाते हैं। ये सूचना आपको यहाँ से मिलेगी। 1 अप्रैल 2009 को क्लब के भवन का मूल्य 50,000 है, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट है सिंपली, है ना। उसके बाद की हम बात करें और क्या क्या आइटम्स इधर आ सकते हैं बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में, वह है स्टैम्प। स्टैम्प का स्टॉक दिया गया था।
शेयर्स पहले ही से ख़रीद रखे हैं 7,000, ये ऊपर सूचना मैंने आपको अभी बताई थी दी गई है। चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ कि हमें कहाँ से पता चलता है ये शेयर 7,000 पहले से थे। देखिए ये हमें कहाँ से पता चलता है, अगर आपको ये देखना हो तो आप पाएंगे कि ये एडजस्टमेंट नंबर यहाँ पे है 5 और उसमें कहा गया है कि वर्ष के प्रारंभ में अंशों में 7,000 का विनियोग था। तो ये हमें यहाँ से सूचना मिल रही है ना, वर्ष के प्रारंभ, तो ओपनिंग बैलेंस शीट ही है ना, उसमें ये दिखाएंगे। ओके देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी 1,000 है, ये आपको पता है और इस तरह से आपने ये बैलेंस शीट बना दी थी ओपनिंग वाली, पहले मैं डिस्कस कर चुका था इसे। अब हम बात करते हैं इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट की। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट ऐसे लिखते हैं जैसे यहाँ लिखी गई है। इसमें आप चाहें तो इधर उधर ब्रैकेट लगा सकते हैं, लगाना चाहिए वैसे। कैपिटल फंड जितने थे उसमें सरप्लस जोड़ा गया है जो आप अभी निकाल चुके हैं। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 3,000 कैसे आएगा ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन के समय। आउटस्टैंडिंग रेंट ऊपर दिया गया है 3,000 थिएटर का बकाया है, तो जाहिर सी बात है खर्चा कोई बकाया होगा तो यहाँ दिखाया जाएगा। बिल्डिंग 50,000 की थी, 2,500 डिप्रिसिएशन घटा के 47,400 बाहर आएगा। शेयर 7,000 के थे, 77,000 के नई परचेज है, 84,000 आएंगे। कैश 10,760, ठीक। और इसके अलावा जो स्टैंप का क्लोजिंग बैलेंस था, एक्रूड सब्सक्रिप्शन इस साल के जो बचे थे, एनुअल डे रिसीप्ट्स जो ड्यू हैं यानी कि ऐसी इनकम जो भी मिलनी है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो, और इस तरह से आपका ये बैलेंस शीट का टोटल 1,44,310 दोनों साइडों में आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये एक इलस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये एक इलस्ट्रेशन समझ में आ जाता है तो आपको, मुझे लगता है कि आगे की जो चीज़ें हैं वह भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। हालांकि ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 15 है ये थोड़ा अलग है। अलग कैसे? आइटम्स तो वैसे ही हैं जैसे होते हैं, लेकिन अलग ये इस तरह से है कि इसमें आप देखेंगे कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है जिसमें कुछ आइटम्स भी हैं, ठीक वैसे ही आइटम हैं जैसे कि होते हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी दिया गया है जो कि जनरली आपको बनाना होता है, बट इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो करना क्या है आपको? करना यह है कि 1 जनवरी 2010 का और 31 दिसंबर 2010 का चिट्ठा तैयार करना है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। ये बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? कंपेरिजन करना होता है। किस चीज़ का कंपैरिजन? कंपैरिजन जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, सैलरीज 72,000 हैं, ठीक। कितनी हैं? 72,000। ये वो सैलरीज हैं जो पे की गई हैं, जिनका भुगतान इस साल किया गया है। तो कंपैरिजन क्या करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे और देखेंगे कि सैलरीज इस साल मानी कितनी गई हैं। तो इस साल की सैलरीज दिखाई गई हैं 77,000। हैं कितनी सैलरीज? सैलरीज हैं यहाँ पे 72,000 जो पे की गई हैं, और जो शो की गई हैं वो कितनी हैं? 77,000। तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा हैं ये क्या होंगे? ये 5,000 एक्स्ट्रा होंगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज। क्या होंगी? आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितनी? 77,000 जो आपने 77,000 जो आपने 77,000 बेसिकली क्या करा है? पे किया है, और 72,000 ये पे किए गए हैं, 77,000 शो किए गए हैं। तो 5,000 ये ऐड करके दिखाए गए होंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इन्होंने दिखाया नहीं, ये अंडरस्टूड है, आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो ये 5,000 का करेंगे क्या? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको ये बात समझ में आने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए सैलरीज आउटस्टैंडिंग में यहाँ 5,000 दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन करके निकालते हैं। ऐसे ही कोई खर्चा अगर यहाँ पे ज़्यादा किया गया हो पेमेंट में और उसको यहाँ कम दिखाया गया हो तो उसे क्या मानेंगे? प्रीपेड मानेंगे, ठीक। ओके, शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से अगर कोई इनकम है, जैसे कोई भी इनकम मान लीजिए, मान लिया यहाँ सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन यहाँ दिया गया है 1,02,000, ठीक है। 1,02,000 के सब्सक्रिप्शन है। गौर से देखें तो सब्सक्रिप्शन आपने पे कितना करा है? 1,00,000। तो इससे क्या पता चलता है? सब्सक्रिप्शन मिले आपको कितने हैं? 1,02,000। पे कितना करा है? 1,00,000। तो इसका मतलब क्या है? सिंपली जो हमें पहली नज़र में देखने में आता है कि 2,000 के जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको एडवांस में मिले हैं, ठीक। 2,000 के सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिले हैं। तो 2,000 के सब्सक्रिप्शन आपको मिले हैं एडवांस में,
अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिलते हैं तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और देखिए 2000 यहाँ दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा जो 85,000 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के 8500 सामने दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा गलती से नीचे आ गए हैं। ये वाले आइटम इन तीनों का टोटल हैं जो यहाँ पे ठीक ठीक दिखाने चाहिए थे, लेकिन ये गलती से थोड़ा नीचे आ गए हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, 2000। ठीक है, जैसे ऊपर अगर आप देखें 35,000, 23,700 और 4,000, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनका जोड़ आएगा 15,300। ये ऊपर लिखा जाना चाहिए था 400 के पैरेलल। एंडोमेंट के 20,000 जो आपको दिखने चाहिए थे, इसके पैरेलल वो नीचे आ गए हैं गलती से। एक थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, एक पॉइंट नीचे चली गई हैं सारी अमाउंट्स। तो आप एक एक लाइन अप कर लीजिएगा सारी अमाउंट्स को इसमें, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मैंने आपको ये बताया कि हम जब हमको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों दिए गए होते हैं तो एक कंपैरिजन करना होता है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, कंपैरिजन करके देखिए कि ये कैसे किया गया है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, सैलरी का और सब्सक्रिप्शन का। अगर आपको सैलरी और सब्सक्रिप्शन से बात समझ में आती है तो आप डेफिनेटली सारे आइटम्स का कंपैरिजन करके जान जाएंगे कि कितना पिछले साल की बैलेंस शीट से रिलेटेड है और कौन से आइटम इस साल की बैलेंस शीट से रिलेटेड है। ओके, एक और आइटम मैं आपको बता देता हूँ जो आपको शायद अभी देखने में नहीं आया, प्रोविज़न। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ प्रोविज़न दिए गए हैं 68,000 के। ये प्रोविजंस पेमेंट में है, ठीक। और अगर आप देखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो यहाँ प्रोविज़न कितने दिख रहे हैं, 60,000। ऊपर कितने हैं, 68,000। नीचे कितने हैं, 60,000। अब ये जो 68 और 60,000 का जो गड़बड़ है, जो मिसमैच है, ये क्या हमें बताता है? ये जो हमें बताता है इसको ठहर के समझ लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, प्रोविजंस के लिए आपने पे करे हैं कितने, 68,000। शो कितना करा, 60,000। तो ये हमें क्या दिखाता है? अगर इस साल हमने केवल 60,000 दिखाया तो मतलब इस साल का जो प्रोविजन है वो कितना है, 60,000 ही तो है। पेमेंट कितना कर चुके हैं, 68,000। तो ये 8,000 जो होंगे ये क्या चीज़ होने चाहिए? आप ज़रा सा सोचिए, दिमाग लगाइए। ये 8,000 क्या होगा? ये 8,000 सिंपल सी बात है। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? आप देखते हैं प्रोविज़न स्टोर फला। तो प्रोविज़न मीन्स क्या होता है? कुछ आइटम्स जो आप खरीदते हैं, तो वो आइटम्स में से आपने 68,000 खरीदे और उन 68,000 में से 60,000 आपने इस साल खर्चे में दिखाए, तो 8,000 बचा रह गया होगा ना। ये 8,000 जो बचे रह गए हैं वो ये स्टॉक ऑफ प्रोविजन होंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया। बहुत सिंपल सी बात है। तो इस तरह का कुछ कंपैरिजन कीजिए। सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं होता, कुछ छोड़ना ज़रूरी है जहाँ पे आपका दिमाग चल सके। तो दिमाग चलाइए। और आज का काम है आपको उदाहरण नंबर 14 और 15 यह दोनों मेहनत से करने हैं संपन्न। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए।